जैसे आप कह रहे हैं कुछ एलिमेंट ऑफ डिनायबिलिटी था या क्लैरिटी नहीं थी, पर 2019 में पूरी तरह से क्लैरिटी थी। और तब वो सर्जिकल नहीं, काफ़ी पाकिस्तान के काफ़ी डीप इनसाइड स्ट्राइक्स थे। तो अगर आप उस नज़रिए से देखें तो, या उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम 2025 को देखें तो उतनी बड़ी बात नहीं थी। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है न्यू नॉर्मल कहाँ रुकेगा, बिकॉज one thing is clear, that the view in India is that we are not going to be restrained because of the fear of escalation. Now that clearly is a dangerous situation, but the idea is to convey that message. यहाँ पर जो सोच ये है कि unless that message is conveyed, तब तक sufficient deterrence पैदा नहीं होता पाकिस्तान के खिलाफ कि मेजर टेररिस्ट अटैक्स विल नॉट टेक प्लेस। तो डिटरेंस किस तरह पैदा किया जाए, एंड दैट इज बाय सेइंग दैट वी विल नॉट बी रेस्ट्रेन्ड इन आवर रिस्पॉन्स। सो दिस इज द थिंकिंग। अब इसके अगेंस्ट मतलब इस थिंकिंग को चेंज करना उतना आसान नहीं है टिल देयर इज सम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अप्रोच दैट वी विल नॉट अलाउ टेररिस्ट अटैक्स टू टेक प्लेस। हेलो, वेलकम टू सिनेक पॉडकास्ट लंदन वार्ता। नमस्कार, आदाब, हेलो। और मेरे साथ मेरे मेहमान हैं आज TCA राघवन साहब हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर डिप्लोमेट हैं, ऑथर हैं। आजकल मैंने सुना है कि हिस्ट्री में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। ये भी ज़रा जानेंगे कि आखिर हिस्ट्री और डिप्लोमेसी के दरमियान किस तरह का कनेक्शन है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप इंडिया और पाकिस्तान पर जितने भी एक्सपर्ट्स हमारे आसपास आज के वक्त मौजूद हैं, उनमें सबसे बेहतरीन लोगों में आप शामिल हैं, उनमें आपका शुमार होता है। सिंगापुर और पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर रह चुके हैं। तो राघवन साहब, आप तो दिल्ली वाले हैं, मतलब पढ़ाई वगैरह तो वहीं हुई, इसलिए हिंदी में भी अच्छी बातचीत हो सकती है आपसे। जी, मैं दिल्ली में ही पढ़ा हूँ। मेरे स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी तीनों मैं दिल्ली में ही पढ़ा और अब दिल्ली में ही रहता हूँ। तो मेरी हिंदी वैसे ठीक ठाक है, पर जैसा कि मैंने आपसे कहा थोड़ी देर पहले कि जब विदेश नीति की बात होती है तो अधिकतर विदेश नीति के बारे में सोचते भी और बात भी हम अंग्रेजी में करते हैं। तो आप पूछिए और मैं आगे कोशिश करूंगा जितना हो सके हिंदी में या उर्दू में जवाब दूं, बीच बीच में अंग्रेजी में भी बोलूंगा। देखिए, सबसे अहम सवाल मेरे दिमाग में इस वक्त यही आता है कि 1 साल होने को आ रहा है सिंदूर ऑपरेशन जो भारत का था, और उसके बाद पाकिस्तान ने अपने ऑपरेशन को एक अलग नाम दिया। मैं ये समझना चाहता हूँ कि 1 साल हो रहा है, भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात पता नहीं पहले से बेहतर हुए हैं या और ज़्यादा ख़राब हुए हैं। इसी दरमियान मैंने आपका एक आर्टिकल पढ़ा टेलीग्राफ में, जो इंडिया से छपता है, और वो बहुत ज़्यादा सराहा गया। बहुत सारे हलकों में उसका जिक्र हुआ, जिसमें आपने ये इस तरफ इशारा किया है कि भारत और पाकिस्तान कब तक एक दूसरे से उसी पुराने ग्राउंड पर उलझते रहेंगे। और अब जबकि पाकिस्तान का किसी तरह से रिहैबिलिटेशन हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, और ख़ासा हो रहा है, तो क्या ये वक्त नहीं है कि एक बार फिर से इन दोनों देशों के जो ताल्लुकात हैं उनको समझा जाए? आप बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं? मेरे विचार में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रिश्ते हैं उनकी अगर जड़ पे जाएं तो जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को जब तक हम हेड ऑन एड्रेस नहीं करेंगे वो उस रिलेशनशिप को आगे ले जाना बहुत मुश्किल है। जो पिछले शायद अब 10 साल होने को जा रहे हैं, 2016 से, उस 2016 के बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पर चल रहे थे। अब उसकी 2 मुख्य वजहें थी, 2 मुख्य कारण थे। पहला, जो आतंकवादी हमले होते रहे 2016 में, फिर उसके बाद 2019 में, और उससे काफ़ी खराब असर पड़ा भारत पाकिस्तान रिश्तों पर। और उसके साथ साथ 2019 में जब जम्मू और कश्मीर को लेकर कुछ लेजिस्लेटिव चेंजेस हुए थे इंडियन पार्लियामेंट में, उसके बाद पाकिस्तान ने कुछ कई ऐलान किए थे भारत पाकिस्तान रिश्तों के संबंध में, और उनका भी काफ़ी खराब असर पड़ा। तो आज की
2024 में या 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के जो पहले की स्थिति थी, वो भी वो ये थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स थे वो डाउनग्रेड हो चुके थे। हाई कमिश्नर्स ना तो इस्लाम पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर थे, ना दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर थे। तिजारत पर या ट्रेड पर बैन था। कोई भी कल्चरल या थकाफी या सांस्कृतिक कॉन्टैक्ट्स या स्पोर्टिंग कॉन्टैक्ट्स दोनों मुल्कों के बीच नहीं थे। तो काफ़ी हद तक रिश्ते ऑपरेशन सिंदूर पे या पहलगाम पर में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके पहले भी काफ़ी बिगड़े हुए थे। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद कुछ और नए मुद्दे सामने आए हैं। सबसे पहले है सिंधु घाटी या इंडस वाटर्स ट्रीटी पर जो जिसे भारत ने अबेयंस में, उस ट्रीटी को अबेयंस में रख दिया है। और साथ ही साथ जो मिलिट्री क्लैशेस हुए थे मई में 2025 में, तो उन सब को मिला के और वो जो पुरानी ट्रेजेक्ट्री थी 2016 से के बाद की, इन सबको अगर हम एक साथ जोड़ें तो यही निचोड़ इसका यही निकलता है कि भारत पाकिस्तान रिश्ते आज की स्थिति में बहुत ही खराब हैं, बहुत नाजुक हैं। पर इनको आगे कैसे आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में कोई किसी के पास कोई नई सोच अभी दिख नहीं रही है। नई सोच तो है, और मैं समझता हूँ कि नई सोच तो आप ही से शुरू होगी, इसलिए कि मैंने वो आपका आर्टिकल पढ़ा, उसमें बहुत सारे इशारे हमें मिल जाते हैं कि नई सोच कहाँ हो सकती है। एक तरफ आप ये इशारा करते हैं कि भारत को कहीं ये भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ जो दूसरे देश हैं वो अपने जब रिश्ते कायम करते हैं तो अपने प्रिज्म से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को देखते हैं, ना कि भारत के दृष्टिकोण से, ना कि भारत के नैरेटिव से। इस तरह की आप बात कहते हैं। तो क्या यहीं से शुरुआत ना हो कि जिन देशों के पाकिस्तान के साथ में अच्छे ताल्लुकात हैं, और उनमें अमेरिका है, उनमें चाइना है, उनमें और भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, और भारत के भी उनके साथ में अच्छे खासे रिश्ते हैं, चाइना के साथ में भी बेहतर हो रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान के मामले में मतलब इंडिया में जो एक राय बन के निकल के आती है कि ना बात करनी है, ना कुछ किसी भी तरह की डिप्लोमेसी का जो मूव अहेड हो सकता है वो नहीं होना है, ये जो गतिरोध है इसको कैसे तोड़ सकते हैं? अब इसको तोड़ने के लिए पाकिस्तान को कुछ कदम लेने पड़ेंगे। ये जो आपने कहा, ये जो भावना है पाकिस्तान हिंदुस्तान में कि पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई फायदा नहीं निकलता है, हमें ये समझना चाहिए कि ये भावना इतनी मजबूत या इतनी ताकतवर कैसे हुई। और मुझे लगता है इसका मुख्य कारण ये है, कई कारण है, पर जो मुख्य कारण ये है वो है कि जो मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था उसके कोई 6-7 साल उसके बाद, कोई 6-7 वर्ष तक भारत ने ये जरूर कोशिश की थी पाकिस्तान के साथ कि ये जो इस अटैक के पीछे जो असली लीडर्स थे या जो कॉन्स्पिरेटर्स थे, इनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई की जाए और हम साथ मिलकर करें। जब मुंबई में अटैक हुआ था उसके बाद कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लिया गया था या कोई काइनेटिक मेजर्स नहीं लिए गए थे। उस वक्त राय ये थी कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर इन आतंकवादियों के अगेंस्ट कुछ एक्शन लें। 2015-16 तक ये काफी हद तक क्लियर हो गया था या साफ हो गया था कि पाकिस्तान एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं होने वाला। और मुझे लगता है कि इसका सरकार से ज्यादा इसका हिंदुस्तान में पब्लिक ओपिनियन पर बहुत ही खराब असर पड़ा है और इसे लोग समझते नहीं है पूरी तरह से। मैं साथ में आपसे ये भी समझना चाहता हूँ, देखिए क्या होता है कि एक डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, तो पाकिस्तान की मजबूरियां भी समझ में आती हैं, भारत में जो भारत के राजनीतिज्ञ हैं उनकी मजबूरियां भी समझ में आती हैं, और उन मजबूरियों में एक चीज़ जो कॉमन निकल के आती है कि जब पहलगाम पर हमला होता है सन 2025 में, तो उससे पहले जो पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर हैं वो एक सख्त सी तकरीर करते हैं, मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि खासा जहर उगलते हैं उसमें, जो लगा कि आज के वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान को बने हुए एक लंबा वक्त हो गया, वो सारे गड़े मुर्दे उखाड़ने 1947 की बातें करके ज़ख्मों को ताज़ा करना। और मैं समझता हूँ कि उसकी खासी निंदा भी हुई थी, खासा क्रिटिसिज्म भी हुआ था, लेकिन
अब हम समझ सकते हैं कि वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को तैयार कर रहे थे अपनी, है ना, किसी न किसी तरह से। एक तो ये है, दूसरी तरफ ये है कि भारत में मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, आप ही की बरादरी से, खासे डिप्लोमेट से भी, वो इस बात को कहते हैं कि हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी राजनीति से थोड़ा अलग करने की ज़रूरत है। यानी मिसाल के तौर पे पाकिस्तान बैशिंग पर अगर वोट मिलते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर तो सारी ज़िंदगी पाकिस्तान बैशिंग करते रहिए, आपको वोट मिलते रहेंगे। तो क्या दोनों दोनों मुल्कों में, मेरा सवाल ये है कि ऐसी कोई कोशिश हो सकती है कि फॉरेन पॉलिसी को अलग रखें और डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है उसको बहुत ज़्यादा उस पर हावी ना होने दें? मेरे विचार में वही होना चाहिए, आगे का रास्ता वहीं से है, पर उस मकान तक हम पहुंचे कैसे, और उस मकाम तक पहुंचने के लिए कुछ कदम जरूर लेने पड़ेंगे। मैंने जैसे आपसे कहा कि जो मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ और उसके बाद पाकिस्तान को मतलब काफी काफी बहुत ज्यादा एविडेंस दिया गया, उनके खुद के कोर्ट्स ने, उनके खुद के जो इन्वेस्टिगेशंस थे उससे बहुत ज्यादा एविडेंस निकला। पर जब ये साफ होने लगा कि मतलब ये एविडेंस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो हिंदुस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी जो बिलीव करती थी कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट पर, वो अपने आप कमजोर हो गई, क्योंकि उन्हें लगा कि कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट डजंट लीड टू अ वे फॉरवर्ड। और जो जिनकी ये सोच थी कि मतलब पाकिस्तान के साथ कोई पॉजिटिव एटीट्यूड या कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट रखना बेकार है, वो कॉन्स्टिट्यूंसी और मजबूत हो गई। अब जब तक हम इस सेंट्रल इशू को एड्रेस, इसमें जरूर पॉलिटिक्स हमेशा रहती है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को छोड़कर भी ये एक प्रोसेस था जो अपने आप में पॉलिटिकल नहीं था। दिस वाज एन इम्पैक्ट ऑन पब्लिक ओपिनियन, और उसे हमें समझना चाहिए और उसको एड्रेस करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाना बहुत जरूरी है। मैं आपसे यहाँ पे ये भी सवाल कर लूँ, इसलिए कि आप पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर रहे हैं और बहुत कामयाब हाई कमिश्नर रहे हैं, और आपको बहुत इज्जत के साथ में लोग याद करते हैं कि आपका एक ज़बरदस्त काम था दोनों देशों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात कायम करने में। तो पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से, उनके दृष्टिकोण से भारत को क्या करना चाहिए? ये तो मैं समझ गया कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान से क्या अपेक्षा है भारत में। भारत से भी तो कुछ उम्मीदें हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की कई उम्मीदें हैं, और मुझे लगता है कि एक बार कोई पॉजिटिव ट्रैक जब डेवलप होता है तो इंडिया की तरफ से काफी कदम उठाए जाते हैं, और भी ज्यादा कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे क्या? मेरे विचार में जैसे ट्रेड के मामले में, या कल्चरल कॉन्टैक्ट्स के बारे में, या जनरली बीइंग मोर पॉजिटिव अबाउट नेबरहुड पॉलिसी, इस सब के मामले में इंडिया कैन टेक मेनी स्टेप्स। पर और क्योंकि भारत एक मतलब उसकी इकोनॉमी और बड़ी है, ऑब्वियसली वी विल हैव टू टेक स्टेप्स फर्स्ट। तो उसमें उस इशू पर दो राय नहीं है, और मेरे ख्याल से अगर आप 2003, 2004 से 2015 का अगर इतिहास गौर से देखें तो उससे काफी साफ है कि इंडिया ने काफी पॉजिटिव स्टेप्स लिए थे, और वो काफी हद तक अपने ही इनिशिएटिव पर लिए थे। पर अभी जहां पर मतलब where things have come to a standstill is on the issue of terrorism। और जब तक उसमें कोई मतलब तब्दीली जब तक नहीं आएगी, मुझे लगता नहीं कि कोई आगे का रास्ता उतना साफ होगा। फॉरेन अफेयर्स में एक आर्टिकल छपा है, और आर्टिकल लिखने वाली हैं एलिजाबेथ ट्रेलकल्ट, जो सीनियर फेलो और डायरेक्टर हैं साउथ एशिया प्रोग्राम की स्टिम्सन सेंटर में। और इसके अलावा आप भी जानते हैं उनको अच्छी तरह से कि बहुत अच्छी एक्सपर्ट मानी जाती हैं, है ना, साउथ एशिया पे उनका खासा नाम है, खासा काम है। वो इस तरफ इशारा कर रही हैं, और बहुत बड़ा आर्टिकल है, बहुत बड़ी बात है। जैसे कहते हैं ना, एक जो पॉलिसी के तहत एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रही हैं, वो ये कह रही हैं कि भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात आज 1 साल बाद ऑपरेशन सिंदूर के उस जगह पे हैं जहां थ्रेशोल्ड जो है, पहले ये था कि दोनों कन्वेंशनल वॉर के हिसाब से थोड़ा सा डरते थे दोनों मुल्क एक दूसरे के पास आते हुए, कि क्योंकि दोनों के पास में न्यूक्लियर डेटरेंट्स भी हैं।
लेकिन भारत ने जो पहल की ऑपरेशन सिंदूर में, शायद वो थ्रेशोल्ड जो है वो कुछ नीचे हो गया, कम हो गया, और शायद ये कम ही होता जाएगा, इस तरह का भी खतरा है। और अगली बात वो ये कहती हैं कि जिस तरह के ताल्लुकात दोनों देशों में इस वक्त हैं और जिस तरह से दोनों मुल्क तैयारी कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ नए नए तरह के हथियार खरीदने की, और ख़ास तौर पे ये जो भी पिछले यूक्रेन में और ईरान में जो कुछ हुआ है इससे सीख रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ सीख रहे हैं कि कैसे किया जाए। तो अगली जो लड़ाई होगी भारत और पाकिस्तान में, वो ये कहती हैं कि उसको अमेरिका के लिए भी कंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। आप सहमत हैं इस बात से? मैंने वो आर्टिकल पढ़ा नहीं है, पर मेरी निजी राय तो हमेशा ये रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस कभी कमज़ोर नहीं होने चाहिए, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं और उनके रिश्ते क्योंकि बिगड़े हुए हैं, उसमें उस वजह से और भी अधिक ज़रूरी है कि स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन हमेशा मेंटेन रहने चाहिए। पर 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 मेरा विचार ये भी है कि ये जो आपने थ्रेशोल्ड्स की बात की, थ्रेशोल्ड्स मतलब रीजनल और इंटरनेशनल सेंस में सब जगह लोअर हो रहे हैं, क्योंकि किसी की ये उम्मीद नहीं थी कि रशिया और यूक्रेन के बीच में तो युद्ध है, इतने दिन चलेगा, या तेहरान या ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में एक्चुअली वॉर विल ब्रेक आउट एंड इट विल हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी। साथ में अगर आप देखें जो एक्शन पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ ले रहा है वो काफ़ी सिमिलर है इंडिया पाकिस्तान सिचुएशन से भी। सो थ्रेशोल्ड्स आर बीइंग लोअर्ड एवरीवेयर। जहाँ तक जनूबी एशिया या साउथ एशिया का सवाल है, मुझे लगता है हाँ, जो टेररिज्म का इशू है वो पाकिस्तान भी और इंडिया भी काफ़ी हद तक it's an issue it has to face, both have to face centrally। और ये बात भी सही है कि जो कदम भारत पाकिस्तान के खिलाफ उठा रहा है उसी तरह के कदम पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ भी उठा रहा है। सो दैट इज बोथ a serious drawback, but it is also a positive sign because it suggests that perhaps some kind of introspection will emerge from Pakistan also, that what is the best way of handling its regional and neighborhood policy। दिलचस्प बात कही आपने कि जिस तरह के कदम भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ उठाए और दहशतगर्दी की बात की, आतंकवाद की बात की और हमले किए, उसके बाद में पाकिस्तान अफगानिस्तान पर उसी तरह की कार्रवाई कर रहा है, तो शायद दोनों के दरमियान इसी बात पे इत्तेफाक हो। बड़े दिलचस्प एंगल है आपका, लेकिन मैं फिर वहीं थ्रेशोल्ड पे जाता हूँ, इसलिए कि वो बड़ा ज़रूरी सवाल लगता है मुझको, क्योंकि भारत में ये समझा जाता है कि शायद ये न्यू नॉर्मल है। न्यू नॉर्मल का मतलब ये हुआ कि पहले जब दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन होती थी, कशीदगी होती थी, तनाव होता था, तो आमतौर पे ये होता था कि सर्जिकल स्ट्राइक हुए, लेकिन डिनाइबिलिटी की गुंजाइश होती थी। ठीक है ना? ये होता था कि पता नहीं हमला हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ, पाकिस्तान में कुछ आके गिरा, कुछ लोग मरे उसमें, आतंकवादी। दूसरी बात ये कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने में भी कुछ कहा जाता है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुए, लेकिन उनका कभी जिक्र नहीं हुआ। दोनों ने, किसी ने भी जिक्र नहीं किया, ना इंडिया ने ना पाकिस्तान में। तो डिनाइबिलिटी की गुंजाइश रहती थी, लेकिन अब डिनाइबिलिटी को एक तरफ रख के पहले से बता के और लड़ाई के दौरान बताया जाता है कि ये हो रहा है, तो ये न्यू नॉर्मल खतरनाक नहीं है आपकी नज़र में? और वो खासतौर पे उन दोनों मुल्कों के दरमियान जो कि न्यूक्लियर पावर्स हैं। अब ये स्थिति तो 2019 में भी पैदा हुई थी। मतलब 2016 में जैसे आप कह रहे हैं कुछ एलिमेंट ऑफ डिनाइबिलिटी था या क्लैरिटी नहीं थी, पर 2019 में पूरी तरह से क्लैरिटी थी, और तब वो सर्जिकल नहीं, काफ़ी पाकिस्तान के काफ़ी डीप इनसाइड स्ट्राइक्स थे। तो अगर आप उस नज़रिए से देखें तो, या उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम 2025 को देखें तो उतनी बड़ी बात नहीं थी उतना। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत, it was not a very major step, it was, but it was part of a continuum which had been there from some time। न्यू नॉर्मल कहाँ रुकेगा? अब ये कहना बड़ा मुश्किल है न्यू नॉर्मल कहाँ रुकेगा।
because one thing is clear that uh, the view in India is that we are not going to be restrained because of the fear of escalation. Now, that clearly is a dangerous situation, but the idea is to convey that message because uh, बिकॉज अगर यहाँ पर जो सोच ये है कि अनलेस दैट मैसेज इज कन्वेड तब तक सफिशिएंट डिटरेंस पैदा नहीं होता पाकिस्तान के खिलाफ कि मेजर टेररिस्ट अटैक्स विल नॉट टेक प्लेस. तो डिटरेंस किस तरह पैदा किया जाए, एंड दैट इज बाय सेइंग दैट वी विल नॉट बी रेस्ट्रेन्ड इन आवर रिस्पॉन्स. सो दिस इज द थिंकिंग. अब इसके अगेंस्ट मतलब इसको इस थिंकिंग को चेंज करना उतना आसान नहीं है till there is some confidence building approach that we will not allow terrorist attacks to take place. Because जो मुद्दा है, we must understand, the issue is that of terrorism. And unless we accept that in its entirety, we won't be able to make progress. तो मुझे एक बात फिर यहाँ पे ये भी समझा दीजिए कि जैसे पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, और ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में, और मैंने एक पाकिस्तान के एक्सपर्ट हैं आयशा सिद्दीक़ा, उनसे इंटरव्यू किया था. उन्होंने बहुत दिलचस्प बात कही थी उस इंटरव्यू में, और वो खासा वायरल भी हुआ, बहुत लोगों ने उसको देखा भी और उस पर खासी चर्चा हुई. वो ये थी कि उन्होंने कहा कि एक इंडिया का नैरेटिव है ऑपरेशन सिंदूर पर और एक पाकिस्तान का नैरेटिव है. पाकिस्तान का नैरेटिव वॉशिंगटन ने एक्सेप्ट कर लिया. तो ज़ाहिर सी बात है इंडिया में इस बात खासा एक धक्का लगा है लोगों को, पॉलिटिशियंस को और डिप्लोमेट्स को भी, कि भारत का जो नैरेटिव था उसको एक तरह से इग्नोर कर दिया कि हाँ पाकिस्तान ने कुछ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान. और दूसरी बात ये भी है कि पाकिस्तान का एक रिहैबिलिटेशन हुआ अमेरिका में, और आज हम देख रहे हैं कि उसकी इम्पोर्टेंस कहाँ है, कि जब उनको सीज़ फायर करनी होती है या सीज़ फायर का कुछ बहाना लेना होता है, डोनाल्ड ट्रंप तो कहते हैं पाकिस्तान हैज़ रिक्वेस्टेड मी इस तरह की बात होती है, और फिर वो सीज़ फायर कर देते हैं या सीज़ फायर जो भी है टॉक्स के लिए शेड्यूल कर लेते हैं. तो मैं ये कह रहा हूँ, तो पाकिस्तान का ये जो बढ़ता हुआ स्टैचर है, इसको सामने रख के कहीं इंडिया को अपनी ओपिनियन बदलने में कोई एक बार सोचना चाहिए फिर से. आपने दो 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 मुद्दे उठाए हैं. पहला तो यह है कि पाकिस्तान का नैरेटिव और इंडिया का नैरेटिव ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुख्तलिफ था या अलग अलग था. अभी अपने आप में यह नई बात नहीं है. अगर आप 1965 की लड़ाई देखें या 1948 का जो पहले कश्मीर के ऊपर लड़ाई हुई थी, या 1965 के बारे में, या 1971 के बारे में, या कारगिल के बारे में भी, हमेशा इंडिया और पाकिस्तान के जो नैरेटिव्स हैं वो अलग रहे हैं. मतलब दिस इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. और अगर आप उसको गहराई से जाएंगे तो लगता है कि हाँ, एनीवे इट्स अ गुड थिंग दैट बोथ साइड्स क्लेम विक्ट्री, बट there has never been a common narrative emerging from crisis situations. दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि उसमें मतलब यूएस का नज़रिया बदला है और देशों का नज़रिया बदला है, और जो पाकिस्तान का नैरेटिव है उसको इस वक्त उस पर रिस्पॉन्स पाकिस्तान को अच्छा मिला, और इंडियन नैरेटिव को रिस्पॉन्स ल्यूकवार्म का रिस्पॉन्स थोड़ा ल्यूकवार्म था. या तो अब इसके बारे में भी एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जो पहले मेजर टेररिस्ट अटैक्स हुए थे, जैसे जो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था 2001 में, या मुंबई पर जो अटैक हुआ था 2008 में, या उसके बाद पे भी अटैक्स, उनका कॉन्टेक्स्ट था ऑफ अ ग्लोबल वॉर ऑन टेरर. वो जो 9/11 के बाद जो एक ग्लोबल वॉर ऑन टेरर जिसमें बहुत लोग शामिल हुए थे और एक काइंड ऑफ अम्ब्रेला बना था टू आइसोलेट टेररिस्ट एक्टर्स, वो दैट कॉन्टेक्स्ट हैज नाउ चेंज्ड बिकॉज नाउ द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर no longer exists. There is no global war on terror anymore. So people assess terrorist actions or terrorist situations. Other countries assess terrorist actions and terrorist situations based on their own interests and their own assessments. So उसमें ये कहना कि India should take heed of the US assessment
it would not be correct, because India has to make its own assessment when it faces a major terrorist attack. नहीं, मैं समझ गया, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि वो जो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, वो उसमें कुछ परसेप्शन बदला है देशों का, और वो अलग अलग तरह से अपने रणनीति बनाते हैं कि कैसे उस से निपटेंगे। इंडिया की जो डॉक्ट्रिन है, कहीं उसमें कुछ ऐसी आपको तब्दीलियां होती हुई नज़र आती हैं, या वो हार्डन होती हुई नज़र आती हैं? मैं तो एक बात कह रहा हूँ, या ये एक साल जो हुआ है, इस पर अक्सर ये भी बात होती है कि अब तक इंडिया का डॉक्ट्रिन क्या था, उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। आपको कोई चेंजेस नज़र आते हैं कहीं? मुझे लगता है कि 2016 से इंडिया का डॉक्ट्रिन और हार्डन होते जा रहा है। मुझे उसमें मतलब कोई चेंज मुझे खास दिख नहीं रहा है। पर ये बात ज़रूर है कि जो पाकिस्तान का इंटरनेशनल प्रोफाइल बढ़ा है, वो भारत को उसके बारे में गौर से सोचना चाहिए, क्योंकि इंडिया में देयर वाज अ ओपिनियन कि बिकॉज पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन इतनी खराब थी दैट इट हैड बिकम जियोपॉलिटिकली इररेलेवेंट। दैट क्लियरली इज नॉट ट्रू, बिकॉज बहुत लोगों की सोच थी इंडिया में दैट पाकिस्तान इज नाउ become so engrossed in its domestic affairs that it cannot play a major geopolitical role. So that assessment was not correct, because मेरी राय में Pakistan is a country of 250 million people. It's the fifth largest country in the world. It will always be geopolitically relevant. But I think the problem which India faces with regard to Pakistan arises out of a very deep adversarial relationship, और उसके साथ साथ में this terrorism issue has now come to occupy the center of the radar, and it requires some action before we can think of some stability in the relationship. पाकिस्तान का जो स्टैचर है वो बार बार ये जो मीडिएशन है उसकी वजह से ऊपर होता है, उसके वजह से पाकिस्तान कम से कम 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल हवा में उड़ता है, और बड़े अच्छे उसके इंटरनेशनल लेवल पे ताल्लुकात बनते हैं। अमेरिका के साथ भी ऐसा हुआ था, और वो एक किताब है, वो कहीं ना कहीं वो किस्सा है जो सबको सुनाया जाता है। मैं चाहता हूँ आप मुझे थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें कि आपने किस तरह से सुना कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक तरह से आइसोलेट सा हो गया था, उसकी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी, लेकिन 1971 आता है, और 1971 में ये पाकिस्तान था जो दुनिया का बहुत बड़ा एक स्कूप था उस वक्त का, उसको वो किसी तरह से कैसे कर दिखाता है। कुछ ज़रा याद दिलाएंगे वो क्या हुआ था? 1971 में जब पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था यूएस और चाइना के बीच में, उन दोनों की एक तरह से संधि कराने का सोवियत यूनियन के खिलाफ, और उस वक्त डॉक्टर हेनरी किसिंजर जो यूनाइटेड स्टेट्स में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, वो इस्लामाबाद गए थे बायलैटरल विजिट के लिए, और तब ये खबर निकाली गई कि उनकी तबीयत खराब है। पर एक्चुअली उस टाइम जब वो एक दो दिन इस्लामाबाद में कहा कि वो ज़्यादा रुकेंगे क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई है, उन एक दो दिनों में वो बीजिंग गए थे और उनकी मीटिंग हुई थी चाइनीज़ लीडरशिप के साथ, और जब उसका खुलासा हुआ तो इट बिकेम वेरी क्लियर दैट यूएस चाइना relations were now on the mend, and it was a major geopolitical event. और उसके साथ ही साथ भारत और सोवियत यूनियन के बीच एग्रीमेंट हुआ, और फिर उसके बाद 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान के दो हिस्से हो गए। आज आ जाते हैं सन 2026 में। पाकिस्तान एक बार फिर से वो मीडिएशन का रोल कर रहा है। एक बार फिर से मैंने पहले भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप बहाने ढूंढते हैं पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने के लिए, और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हैं उनको बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, डिनर लंच वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। और इस्लामाबाद में डायलॉग हुआ, और यहाँ भी है कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस भी जाने की वहाँ तैयारी कर रहे थे। तो हो सकता है आगे चल के कुछ और भी हो। मैं ये समझना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इसको किस हद तक इनकैश कर सकता है। आपने जब, इसीलिए हमने 1971 का जिक्र किया, उसके बाद में आपने बहुत दिलचस्प बात कही कि पाकिस्तान कुछ उसके बाद में कर नहीं सका उसको अपने लिए। ये मामला कहाँ तक जाएगा पाकिस्तान को थोड़ा सा ऊपर उठाने में? मेरे निजी विचार में पाकिस्तान का जो एलीट है, जो उसका एलीट गवर्निंग एलीट है, वो हमेशा से ही एक जियोपॉलिटिकल एलीट रहा है। मतलब उनकी सोच हमेशा ये रही है कि
जो नेशनल इंटरेस्ट है और नेशनल सिक्योरिटी है, इन दोनों में कोई फासला नहीं है. दैट नेशनल इंटरेस्ट इज द सेम एज नेशनल सिक्योरिटी. तो वो नेशनल इंटरेस्ट को एक बहुत ही सिक्योरिटाइज्ड पर्सपेक्टिव से ही देखते हैं. And as I said, it's a geopolitical elite. पर अगर आप पाकिस्तान की स्थिति आज देखें, जो उसके सामने जो चुनौतियां हैं, वो किसी भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में वो चुनौतियां कम नहीं हुई हैं. जो उसकी इक्तिसादी या इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, या जो उसके इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, जो उसके इंटरनल फॉल्ट लाइंस हैं, जो उनके सिविल मिलिट्री इश्यूज हैं. आखिर इमरान खान साहब अब 3 साढ़े 3 साल हो गए जेल में हैं. सो ऑल दीज इश्यूज स्टिल रिमेन. बट बिकॉज इट इज अ जियोपॉलिटिकल एलीट, वो जैसे आपने कहा कि उसको मतलब प्लेइंग अ मीडिएटरी रोल ऑन द इंटरनेशनल स्केल, उससे बहुत हवा मिलती है. बट दैट डजंट सॉल्व पाकिस्तान्स प्रॉब्लम्स, बिकॉज जो पाकिस्तान के असली मुद्दे हैं, इट कैन मेक प्रोग्रेस towards solving them by having better neighborhood relations most of all. So जब तक उसके रिश्ते अफगानिस्तान से और भारत से सुधरेंगे नहीं, उनके इंटरनल इश्यूज कभी कम नहीं होंगे. And it will never be able to focus on the issues which really matter to its people, which is of economic development, employment, health, social security. पर वो issues हमेशा, because you equate national security with national interest, वो हमेशा थोड़ा उनको उतना ध्यान कभी नहीं दिया जाता है. ईरान के कॉन्टेक्स्ट में अब जबकि ऑलमोस्ट इस तरह की बातें हो रही हैं कि साहब जो सीज़ फायर थी उसी को लड़ाई ख़त्म समझा जाए, और कहीं न कहीं लोगों को ऐसा महसूस होता है, दुनिया को ऐसा महसूस होता है, अमेरिकन को महसूस होता है, अमेरिकन प्रेस बार बार ये कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप में अब वो एपिटाइट नहीं है, अब वो कि वो इस लड़ाई को जारी रखें और जारी रखना भी नहीं चाहते, इसलिए कि उसके नुकसान वो कहीं ना कहीं देख भी रहे हैं बहुत सारे. मैं ये जानना चाहता हूँ कि दुनिया में जो विश्व व्यवस्था है जिसको हम कहते हैं, वो विश्व व्यवस्था बदल रही है. नया आलमी निज़ाम जगह ले रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसकी हम बात करते हैं, और वो क्या है ये किसी को भी नहीं पता कि नया वर्ल्ड ऑर्डर है क्या. भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में और परिप्रेक्ष्य में पता है कि ईरान का है. क्या इन दोनों देशों के संबंध वहीं वैसे ही रहेंगे पिछले 75 साल में, जैसे कि लड़ाई झगड़ा आपस में एक दूसरे के खिलाफ चीज़ें जारी रखना, और फिर कभी साल 2 साल में वो अमन की आशा हो गई और उसके बाद में फिर वहीं. आप तो मतलब बड़े ऑप्टिमिस्ट आदमी हैं, आखिर कुछ तो सोचा होगा आपने कि ये कहाँ जा सकते हैं. नहीं, मुझे लगता है भारत और पाकिस्तान के बीच हमको अमन की आशा की उतनी जरूरत नहीं है जितनी हार्ड हेडेड डिप्लोमेसी की जरूरत है, जिससे स्टेबलाइजेशन मेजर्स कैन बी पुट इन प्लेस. वो 3-4 चीज़ें आप क्या रखना चाहते हैं जो डिप्लोमेटिक लेवल पे होनी चाहिए? द फर्स्ट स्टेप हैज टू बी दैट पाकिस्तान शुड टेक सम वेरी विजिबल एक्शन against terrorist groups which are there in its territory. और इनसे पाकिस्तान को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है. मतलब ये बात पाकिस्तान में कई सालों से लोग समझ गए हैं, बट बिकॉज इट इज एन इंडियन डिमांड उसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है, उनके लिए मुश्किल हो जाता है. बट आई थिंक दे हैव टू बाइट दैट बुलेट. दूसरी बात आई थिंक पाकिस्तान एंड इंडिया बोथ have to think more positively about economic issues, and उससे stakeholders develop होंगे दोनों मुल्कों के बीच में. And the third and possibly the most important would also be that both India and Pakistan think positively about South Asia as a whole. कि पूरे मतलब खित्ते में किस तरह एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आगे बढ़ाया जा सकता है. बट एज आई सेड, दीज स्टेप्स इन माय माइंड, मतलब पाकिस्तान में लोगों की राय अलग हो सकती है, पर इन माय माइंड दीज स्टेप्स हैव टू बी सीक्वेंशियल, कि जब तक वो पहला स्टेप नहीं लिया जाएगा, दूसरा और तीसरा लेना उतना काफी मुश्किल होगा. मैं यहाँ पे फिर ये भी जानना चाहूँगा कि आप तो सिंगापुर में भारत के हाई कमिश्नर हैं, और सिंगापुर का मतलब ये है कि वो पूरा रीजन थोड़ा सा बदल जाता है, और चाइना पे भी नज़र है, हांगकांग पे भी नज़र है, पास या वो चाइना का हिस्सा है,
और इधर ताइवान पर भी नज़र रही है होगी आपकी। तो अब यहाँ एक चाइना के साथ में संबंध आ जाते हैं भारत के, जो ख़राब हुए अच्छे हुए, ख़राब हुए अच्छे हुए, कुछ कुछ उसी तरह की कहानी चलती है जैसे कि भारत पाकिस्तान के ताल्लुकात गुजरते हैं ऊपर नीचे। अब जबकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात हैं चीन के साथ में, बल्कि उन ताल्लुकात का अभी आपने खुद ही वो किस्सा सुनाया कि अमेरिका ने पहले भी इनकैश किया था, और अब ये जो लड़ाई चल रही है ईरान पर, उस पे भी ईरान भी उसका इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के उन बेहतरीन ताल्लुकात का जो चीन के साथ में है, और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप भी उन ताल्लुकात का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए कि पाकिस्तान के अच्छे बेहतरीन ताल्लुकात हैं चीन के साथ में। तो भारत यहाँ पे कहाँ फिट होता है कि क्या भारत और चीन और पाकिस्तान ये मतलब जो एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे के प्रेशर में बेहतर ताल्लुकात नहीं कर पाते एक दूसरे के साथ, तो क्या कोई मुमकिन है बात इन लोगों के दरम्यान? मेरे विचार में जो हमसाया मुल्क हैं, नेबरिंग कंट्रीज, उनके रिश्तों में इस तरह के की कॉम्प्लेक्सिटीज हमेशा रहती हैं। मतलब वी कैनॉट थिंक ऑफ neighborhood situation without these kind of complexities of cooperation, but also contestation, competition, and conflict. मतलब आप कहीं भी अगर देखें, अगर आप चीन और जापान, या चीन और जापान और साउथ कोरिया, या यूएस एंड कनाडा, और या यूरोप में आप देखिए रशिया और यूक्रेन, मतलब इस तरह की नेबरहुड कॉम्प्लेक्सिटीज हमेशा रहती हैं। और डिप्लोमेसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही रहती है कि हाउ डू यू मैनेज नेबरहुड कॉम्प्लेक्सिटीज। और अगर किसी भी नेबरहुड को अगर हम जीरो सम गेम की नज़र से देखें, सो देन वी विल ऑलवेज बी इन अ नो विन काइंड ऑफ सिचुएशन। अगर भारत का चीन और पाकिस्तान पर नज़रिया जीरो सम गेम का रहा कि मतलब अगर पाकिस्तान और चीन के रिश्ते अच्छे हैं तो इसका मतलब कि भारत और चीन के बीच में रिश्ते नहीं हो सकते, सो दैट इज अ लूज लूज काइंड ऑफ सिचुएशन। डिप्लोमेसी में एफर्ट हमेशा ये रहता है कि वी ट्राई टू क्रिएट अ विन विन सिचुएशन। सो मेरी राय में भारत को इट इज अ गिवन दैट पाकिस्तान एंड चाइना विल हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस because of history, because of various reasons, because of India also, because they both have adversarial relations with India to an extent. How can India deal with the situation? India can best deal with the situation by trying to improve relations with both Pakistan and with China. आप चीन के साथ में भारत के ताल्लुकात बेहतर होते हुए देखना चाहते हैं? मैं तो चाहता हूं कि चीन के साथ जितने ताल्लुकात बेहतर हो वो भारत के लिए हित में है। क्यों हित में है? क्या फायदा है भारत को? चीन एक महाशक्ति है, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल एंड मिलिट्री टर्म्स, इकोनॉमिक टर्म्स में। भारत की सरजमीन पर कब्जा किए बैठा है चीन। नहीं, वो तो 1962 से इशू चल रहा है। अगर हम लेगेसी इश्यूज को प्रेजेंट डे पॉलिसी को डोमिनेट करने दें तो हम मतलब अपने ही जाल में फंसे रहेंगे। मतलब जो these border disputes are part, or territorial disputes are part of neighborhood realities. ये सिर्फ साउथ एशिया में नहीं है, सब जगह है। We have to learn to live with these realities and try to manage them to the best extent possible. पाकिस्तान के साथ में आप किस तरह के रिश्ते चाहते हैं भारत के? पाकिस्तान के साथ मैं चाहता हूं कि भारत के रिश्ते अच्छे हों, स्टेबल हों, फॉरवर्ड लुकिंग हों, and we try to build on the groundwork which was laid between 2004 and 2015. तब काफी तरक्की हुई थी भारत पाकिस्तान रिश्तों में। पर जैसे मैंने कहा कि 2015 तक क्योंकि ये कड़वाहट आ गई, क्योंकि there was no action being taken against the Mumbai terrorist conspirators, और उससे जो पूरा वो जो सिलसिला शुरू किया था 2003 में जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इस्लामाबाद गए थे, वो पूरा सिलसिला जाके रुक गया, और अब जो हालत अभी है वो तो आप जानते ही हैं। अंदाज़ा क्या कहता है आपका? लोग तरह तरह की अटकलें लगाते हैं यहाँ पे कि भारत पाकिस्तान के दरमियान जो टेंशन है वो, ये तो आतंकवाद तो मैं समझ गया, दहशत गर्दी वो तो हमेशा से रहा है एक पॉइंट, लेकिन ये को किन चीज़ों की वजह से और ज़्यादा तनाव हो सकता है जिनको
समझने की ज़रूरत है भारत और पाकिस्तान को। कहाँ है आपको लगता है आने वाले दिनों में, कहाँ जो टेंशन है वो बढ़ती हुई नज़र आती है या घटती हुई नज़र आती है? मुझे लगता है सबसे बड़ा रिस्क तो ये है कि कोई आतंकवादी हमला हो और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस ना हो और सिचुएशन कंटेन नहीं होता है, देन वी गो डाउन द एस्केलेटरी path and there is conflict again. I think that is the biggest risk. अब उसको डील करने के लिए certainly we should have some kind of communications, even if they are not in the public domain. There should be some communications between the two governments. But also alongside, I think we need to understand that we have to put this terrorism issue behind us. इसको साथ लेके, इसका इस बोझ को हम साथ लेके और आगे नहीं चल सकते. किसी तरह से इस बोझ को छोड़ना पड़ेगा पीछे. राघवन साहब, आप हिस्ट्री में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं, थोड़ा बताएंगे ये क्या रिटायरमेंट के बाद में दिलचस्पी लेनी शुरू की? वैसे तो आप स्टूडेंट रहे हैं पहले. नहीं, मैं स्टूडेंट था हिस्ट्री का, और जब मैंने अपना इंटरेस्ट हमेशा, आई मेंटेन्ड माय इंटरेस्ट, या मेरा जो इंटरेस्ट था वो कायम रहा. मैंने 1992 में, और दैट इज सर्विस ज्वाइन करने के कोई 10 साल बाद मैंने अपनी पीएचडी की थी ऑन इकोनॉमिक हिस्ट्री, एंड आई मेंटेन माय इंटरेस्ट. बट रिटायरमेंट के बाद मुझे मौका मिला तो मैंने उसमें मैं कुछ हद तक जूझ गया. एंड मेरी पहली किताब थी एक अब्दुल रहीम खान खानान और बैरम खान के बारे में, और क्योंकि उस किताब को अच्छा रिसेप्शन मिला तो उसके बाद मैंने और किताबें लिखी. भारत पाकिस्तान की जो किताब थी मेरी, वो भी कुछ हद तक हिस्ट्री का हिस्टोरिकल ही थी, पर मैंने और भी किताबें लिखी. और मुझे लगा कि ये एक नया, मतलब आफ्टर 35 years of diplomacy, this is a different way of looking at things. अब्दुल रहीम खान खाना पे जो किताब लिखी और बैरम खान वाली, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि शायद उसको सामने रख के कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर कराने की कोशिश की जा सकती है. अब्दुल रहीम खान खानान, मतलब ही वाज अ मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी. मेरे को उनके बारे में पहले इल्म तब हुआ जब मैं 6ठी या 7वीं क्लास में था और हम रहीम के दोहे हिंदी की पुस्तकों में पढ़ा करते थे. पर उनको अधिकतर तब लोग रहीम दास कहते थे, एंड ही वाज रिगार्डेड एज अ भक्ति पोएट. बाद में जाके मुझे पता लगा कि वो सिर्फ कवि ही नहीं थे, पर ही वाज अ मेजर पॉलिटिशियन एंड जनरल. उन्होंने सिंध पर सिंध पर पहला कब्जा मुगलों की तरफ से उन्होंने किया था. वो बुरहानपुर और अहमदनगर में कई साल रहे थे जब दक्कन के वो कमांडर इन चीफ थे. तो उनकी काफ़ी मिलिट्री स्टोरी भी है और पॉलिटिकल स्टोरी भी है. साथ में ही वाज अ ग्रेट पेट्रन ऑफ पोएट्स. तो मेरी कोशिश ये थी टू ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ अब्दुल रहीम खान खानान saw himself in the context of the times he lived in. अच्छा, कुछ एक दोहा तो सुना दीजिए, रहमन धागा प्रेम का कुछ तो सुना दीजिए उनका. रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए. ये दोहा सुनाते थे भारत पाकिस्तान के संबंधों में, क्यों नहीं है? अब भारत पाकिस्तान के सामने तो एक और भी दोहा है जो शायद ज्यादा रेलेवेंस रखता है, और वो ये है कि अब रहीम मुश्किल पड़े गाढ़े दो काम, सांचे से तो जग नहीं झूठे मिले न राम. तो आई थिंक भारत पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में अगर हम रहीम से सीखना चाहें तो मुझे लगता है सबसे बड़ी शिक्षा ये होगी दैट वी ट्राई टू बी रियलिस्टिक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स प्रॉब्लम्स. एक टर्म है इंटरनेशनल रिलेशंस लिटरेचर में, जैसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक एम्पैथी. स्ट्रेटेजिक एम्पैथी का ये मतलब नहीं कि सहानुभूति हो, बट इट इज दैट यू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन्स पोजीशन, कि हम अपने आप को किसी दूसरे के नजर से देखें. तो आई थिंक बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान नीड टू डेवलप मोर स्ट्रेटेजिक एम्पैथी. बहुत बहुत शुक्रिया राघवन साहब, मजा आ गया आपसे बात करके. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत धन्यवाद.